इंसान का स्वभाव होता है कि हम हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक सिंगल डिटेल जो है वो हमारे सामने हो, कुछ भी हमारी आंखों से छूटे नहीं। लेकिन ये वही ह्यूमन नेचर है जो हमेशा बहुत ही आश्चर्य से रिएक्ट करता है जब अचानक से कोई चीज डिस्कवर करता है। इसी को कहते हैं हर लम्हे में जीना। जब भी मैं खाली समय में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रही होती हूँ, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कभी देना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि उसने मुझे इसी एक जिंदगी में इतने चांसेस दिए हैं अपनी ऑसमनेस का एहसास करा के। भीमा शंकर की मेरी जर्नी इसी ऑसमनेस का एक एक्सटेंशन है, जहां मैंने ऊपर वाले की एग्जिस्टेंस को इन पर्सन महसूस किया और मैंने वहां उससे बातें भी की। मैं हूं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा। ये एक ऐसी दुनिया है जहां मैं आपको भारतवर्ष के 20 डेस्टिनेशंस की सैर करा रही हूं। एक मेरी बुक है इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जिसका ये ऑडियो वर्जन है आप तक पहुंच रहा है इस पॉडकास्ट के जरिए। तो मेरी यात्राओं में जिनमें मैंने तरह तरह की बातें सोची, तरह तरह के लम्हों को जिया, मैं चाहती हूँ कि आप उन सब का हिस्सा बने और अपनी जिंदगी में ट्रैवल को एक हिस्सा बनाएं। जैसे ऑक्सीजन आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसी तरह से ट्रैवल भी आपकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होना चाहिए। अगर आप मुझसे सारे ज्योग्राफिकल डिटेल्स पूछेंगे तो मैं वो बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं ज्योग्राफी के लिए नहीं ट्रैवल करती हूँ, मैं अपनी सोल के लिए ट्रैवल करती हूँ। क्योंकि जो नॉर्मल डिटेल्स हैं वो तो आपको गूगल करके मिल ही जाते हैं, पर जो आप महसूस करते हैं, जो आप अपने आप से बातें करते हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये वो मौका होता है जब आपका खुद से इंटरैक्शन होता है, और इसी का दूसरा नाम है सोल नरिशमेंट। यूं कहें कि अगर आप मेरे इस ट्रैवलॉग को एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप मेरे ऑब्जर्वेशंस पे गौर फरमाइए, जो कि मैंने जिंदगी पे किए, जो कि मैंने फिलॉसफी पे किए, और जो मैंने परफेक्ट कप्पास ढूंढे। उन डिटेल्स को मत ढूंढिएगा जो गूगल पे मिल ही जाते हैं। जो डिटेल्स मेरे दिल में हैं, आप उन्हें सुनिए। तो बात कुछ यूं हुई कि मैं और मेरी माँ मुंबई एयरपोर्ट से सीधे टैक्सी लेकर के रवाना हो गए। कहाँ? हम महाराष्ट्र के सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए निकले हुए थे। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव त्रयंबकेश्वर था, नासिक में। फिर हम वहां से एलोरा गुफाओं के पास कृष्णेश्वर गए और फिर परली बैजनाथ होते हुए हमने रुख किया भीमा शंकर की ओर। और साथ में हमारा ड्राइवर नसीम था, जिनकी टैक्सी हमने एयरपोर्ट से ही ली थी। बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई कंपनी थे नसीम। उन 7 दिनों में वो बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह ही हो गए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेरे दिल की आवाज को सुनने लगे थे कि ये मैडम कितनी बड़ी चायखोर है। इनको हमें महाराष्ट्र में जगह जगह पर मिलने वाली परफेक्ट चाय तो पिलानी ही है। एक के बाद एक हम पीछे छोड़ते गए छोटे छोटे गांव, और वो स्मूथ सी सड़कों पर बिल्कुल फिसलते हुए आगे बढ़ने लगे। इतना डिफरेंट था यहाँ का सिविलाइजेशन कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखूं। अच्छा खासा डिसिप्लिन, शांति और एक ऐसा सिस्टम जो कि मैं यूपी से कंपेयर कर ही नहीं सकती, जहाँ पे गांव का मतलब कच्ची झोपड़ियां, रास्ते में प्रॉपर टॉयलेट ना होना, बैठने की कोई डिसेंट जगह ना होना।
मैं सच में बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी जब मैं उन हरे भरे खेतों से गुजर रही थी, जहां फसलों से सुनहरी धूप खिलती हुई इधर उधर अटखेलियां कर रही थी। जब हम महाराष्ट्र के इंटीरियर में आते हैं तो हमको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलता है। घर काफी दूरियों पर मिलते हैं, लोग बेटर ड्रेस्ड होते हैं और उनके चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन मैंने नोट किया। नो वंडर महाराष्ट्र वालों को लगता है कि हम यूपी वाले उनके स्टेट में आकर केओस और डर्ट फैलाते हैं। हालांकि ये सच नहीं है। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स यूपी से ही गए हुए हैं। लेकिन अगर हाइजीन की बात करें तो ये बात सच है कि वहां की हाइजीन काफी बेटर है। एक बार फिर से हम नेशनल हाईवे पे आ गए और शाम होते होते हमारी कार ने एक साइड टर्न लिया और हम पहाड़ी पर चढ़ने लगे, वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ी पर। और मैंने यहाँ से बिल्कुल नए तरह की सीनरी को देखना शुरू किया। एक्चुअली क्लूलेस थी मैं। मुझे लगा कि जैसे बाकी हिल्स होती हैं वैसे ही ये भी हिल होगी, पर ऐसा नहीं था। मैंने जब माइन्यूट डिटेल्स को नोटिस करना शुरू किया तो मैंने देखा यहाँ पर रॉक्स ज्यादा हैं और ट्रीज कम हैं। और एक और खास बात मैंने नोटिस करी, जितनी भी हिल्स थीं, लग रहा था सबकी चोटियों को किसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया है। सबके टॉप बहुत ही फ्लैट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे ढेर सारे शिवलिंग फैले हुए हों। अनयूजुअल सा लगा मुझे ये। एक मिस्टिकल सा सेंस धीरे धीरे मेरे अंदर आने लगा। एक बार फिर से शाम आई और शाम होते ही महाराष्ट्रियन आसमान ने हमें नए नए रंगों से रूबरू कराया। ये जो शाम को आसमान में ढेर सारे रंग एक साथ लकीरें बिखेरते हैं, वो ऊपर वाले की पेंटिंग स्किल्स ही होती हैं, या फिर उसका कलर से खेलने का मूड होता है। पर जो भी हो, वो आसमानी रंग आपकी जिंदगी में एक अलग ही रंग भर देते हैं। वेस्टर्न घाट्स मुझे एक अलग ही लाइट में नजर आए और धीरे धीरे पहाड़ियों पर सन्नाटा होने लगा। और अब हमें अपनी परफेक्ट चाय की तलाश करनी थी, क्योंकि शाम 5 बजे से जो शाम की चाय की तलब होती है वो मुझे लगने लग गई थी। फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी ही हमारे सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट आया, जहां बैठकर हमने आलू की पकौड़ियां और चाय का पूरा मजा लिया। इस जर्नी में मैं और सिर्फ मेरी माँ थे। ये मैंने कई साल पहले की थी। एक्चुअली ये जर्नी भी मैंने बहुत शैतानी के साथ की थी। मैंने पूरी ट्रिप पहले प्लान कर ली थी और मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया था, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं अपने सीनियर्स से छुट्टी मांग सकूं। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने सारे शोज प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करने के बाद, अगले 10 दिनों का सारा ऑफिस वर्क खत्म करने के बाद, मैंने अपनी पैकिंग करी और एक सुबह मैं चुपचाप अपनी माँ के साथ रवाना हो गई। गड़बड़ तो मैंने की थी, पर जब मैं नासिक पहुंची तो मैंने अपने बॉस को मैसेज किया कि बॉस, मैं अपनी माँ को ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने जा रही हूँ और तकरीबन 10 से 12 दिन लगेंगे। वैसे मैंने सारा काम कर दिया है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि मैं अपना फोन नहीं ले जा पा रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा सिम नहीं चलता है, इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी सेकेंड इन कमांड से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये काफी रिस्की स्टेप लिया था मैंने, लेकिन जब 12 दिन की जर्नी हो और आपकी छुट्टियां आपके पास ज्यादा ना बची हो तो ऐसा करना ही पड़ा था मुझे। जाना था ना मुझे अपनी माँ को लेकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने, तो मैं निकल गई। खैर, वापस आते हैं चाय के ढाबे पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पहाड़ियों पर रात अचानक से आ जाती है। हम चाय पीते पीते कब अंधेरे में घुप हो गए भाई पता नहीं चला। अब हमें जल्दी से भागना था, क्योंकि नसीम को भी कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल लोकेशन है कहाँ भीमा शंकर की।
पूरे पहाड़ी रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई लैंडमार्क भी नहीं था, ना ही कोई एक सिंगल ह्यूमन सोल हमें दिखाई पड़ी जो हमें गाइड कर सकता। ऑन टॉप ऑफ दैट, हमने ये प्लान किया था कि वो रात हम भीमा शंकर में ही गुजारेंगे। अब आप ही बताइए, ये कैसे पॉसिबल था? अगर हम रात को भीमा शंकर पहुंच ही नहीं पा रहे थे तो हम वहां पर रात कैसे गुजारते? पर मैंने नसीम से कहा, नसीम आप चलते रहिए, रुकिएगा नहीं। हम ठिकाने तो पहुंचे, लेकिन उससे पहले मेरी माँ ने हमें ठिकाने लगा दिया अपने सवाल दर सवाल करके, और हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। काफी देर रात को हम भीमा शंकर पहुंच पाए। बस एक दो झोपड़ियां थी वहां पर, और वो भी बंद थी, और वहां भी कोई नहीं था। पर फॉर्चुनेटली मैंने देखा कुछ जीप उन हट्स के आगे खड़ी हुई हैं। तो मैंने अंदाजा लगाया, इसका मतलब है कि आसपास कोई ना कोई तो जरूर है। कुछ कदम लेने के बाद नसीम ने गाड़ी पार्क करी और हमने कार से बाहर अपने कदम रखे। तो किसी भले इंसान ने हमें वहां बता ही दिया आफ्टर ऑल कि भीमा शंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें 100 सीढ़ियां नीचे उतर के जाना होगा। मेरी माँ का बिल्कुल मूड नहीं था नीचे उतरने का, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया। मैंने कहा, माँ, हम लोग इतनी मुसीबत से भीमा शंकर तक पहुंचे हैं, तो अब नीचे तो जाना पड़ेगा ना। खैर, मान गई वो मेरी बात। तो मैं, मेरी माँ और नसीम, हम तीनों 100 सीढ़ियां नीचे उतर करके मंदिर तक पहुंचे। एंड ट्रस्ट मी, अचानक हम जितना डरे हुए थे, जितना क्रिप कर रहे थे, वो एक पल में गायब हो गया। जैसे ही हमारी आंखों के सामने भीमा शंकर का मंदिर आया, ग्रैंड, सीरीन एंड वेरी क्वाइट। ऑन टॉप ऑफ दैट वहां पर लाइफ भी थी। अच्छे खासे घर बने हुए थे, छोटे छोटे। वो अपने आप में एक बहुत छोटा सा प्यारा सा हैमलेट था। शयन आरती का टाइम हो रहा था, और पंडित जी के अलावा सिर्फ मैं, मम्मी और नसीम थे जो उस मंदिर में मौजूद थे। मैं, नसीम और माँ तीनों ने बैठकर बहुत ही शांति से उस आरती का आनंद लिया। अगला 1 घंटा बिल्कुल सपनों की तरह था। मैंने एक बार फिर से ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। एक बार नहीं, 100 बार धन्यवाद दिया कि उसने भले ही मुझे यहाँ देर से पहुंचाया, लेकिन अगर मैं इस टाइम नहीं पहुंचती तो ये डिवाइन मोमेंट मैं कैसे देख पाती, मैं कैसे महसूस कर पाती, और कैसे मैं और ऊपर वाला आपस में कम्युनिकेट कर पाते। जब आरती खत्म हो गई तो शुरू होना था हमारा सर्च ऑपरेशन ओवरनाइट स्टे का। भीमा शंकर में छोटे छोटे कमरे तो जरूर थे, पर वहां रुकने का हमारा कोई इरादा नहीं था। किसी ने हमें वहीं पर बताया कि एक होटल है जो भीमा शंकर से 15 किलोमीटर आगे जाके मिलेगा। हमें उसी होटल की तलाश करनी थी। तो एक बार फिर से अंधेरी बिना चांद वाली रात पर हम तकरीबन 15 किलोमीटर बिना कोई बोर्ड देखे हुए, बिना कोई साइन देखे हुए आगे बढ़ते गए। और उस वक्त पेशेंस बिल्कुल नहीं थी हमारे पास। हम तीनों ही अपनी पेशेंस को लूज कर रहे थे, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और हम सुनसान जंगल में अपनी गाड़ी को भगाए लिए जा रहे थे, और सामने से कोई भी जंगली जानवर आ सकता था। और कार में रात गुजारने का वैसे भी हमारा कोई इरादा नहीं था। पर ऊपर वाले को शायद हम पे तरस आ गया। अचानक से हमने एक गली सी देखी और वहां पर एक बहुत ही छोटा सा गिरा हुआ साइन बोर्ड देखा, एक होटल का, जिसपे लिखा था 200 मीटर आगे। 200 मीटर आगे वो लॉज आ ही गया,
और हमने उम्मीद नहीं की थी कि इस बियाबान जंगल में हमें एक प्रॉपर लॉज मिलेगा, वो भी सारी सुख सुविधाओं के साथ। ढेर सारी हट्स थी वहां पर, प्रॉपर रूम्स थे और एक बड़ा सा अच्छा सा रेस्टोरेंट भी था। फटाफट हमने रूम में चेक इन किया और बिना हाथ मुंह धोए हम रेस्टोरेंट की ओर रवाना हो गए, जहां पर डोसा, चाउमीन और कॉफी ये सब कुछ हमें मिलने वाले थे। इट वॉज परफेक्ट। और उसके बाद मैं और मेरी माँ ने नाइट वॉक भी किया। आपको मैं बताऊं, दूर दूर तक सिर्फ जंगल था और वो अकेला होटल था। और हमें बताया गया कि यहाँ पर टाइगर्स और वुल्व्स जो रात के वक्त बाहर शिकार करने के लिए निकलते हैं। पर भाई, जब मैं इतनी खूबसूरत जगह इतना पेन लेने के बाद पहुंची थी तो मुझे नाइट वॉक तो करना ही था। बाद में मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये लॉज इतना पॉपुलर है और इतना फेमस है, यहाँ पर सारे पॉलिटिशियंस और सारे फिल्म स्टार्स आकर नाइट स्टे जरूर करते हैं अगर वो भीमा शंकर के दर्शन करने आते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत रात थी। हम काफी पीसफुली सोए रात को। अगले दिन हम फिर से सुबह गए दर्शन के लिए, लेकिन इस वक्त वो मैजिक नहीं था। मैंने हमेशा महसूस किया है कि जो रात के दर्शन होते हैं या कहीं भी जब आप रात को जाएं तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। शायद इसलिए क्योंकि रात काफी कमियों को छुपा लेती है, जबकि दिन में सूरज की रोशनी हर एक कमी को उभार देती है। हमने तो भाई रात के दर्शन किए थे। मैं नाइट क्रीचर हूं भी। रात को कम लोग, कम आवाज, कम इंट्रूजन, कम कॉन्वर्सेशन, प्लेजेंट वेदर, क्योंकि जनरली नाइट्स ज्यादा ठंडी होती हैं और दिन गर्म होते हैं। और रात जब होती है तो एक सेंस ऑफ मिस्ट्री भी होता है। और जब सेंस ऑफ मिस्ट्री होता है और पीस होती है तो आपके सोचने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए वो टाइम परफेक्ट होता है। वेल, भीमा शंकर के दर्शन के साथ साथ मुझे मेरा परफेक्ट कप्पा कहाँ मिला? मुझे मेरा परफेक्ट कप्पा मिला उस लॉज में जहाँ मैंने 12 बजे रात को कॉफी का आनंद लिया जंगलों में घूमते हुए। तो ये थी मेरी भीमा शंकर की स्टोरी। लेकिन भीमा शंकर की स्टोरी से एक और स्टोरी आगे बढ़ेगी मेरे अगले एपिसोड में। तो सुनना मत भूलिएगा मेरी दुनिया विद वीरा, यानी मेरा पॉडकास्ट जिसमें मैं आपको भारत के 20 डेस्टिनेशंस की यात्रा करा रही हूँ। एक बात आपसे जरूर कहूंगी, अगर आप मेरे साथ इन यात्राओं का हिस्सा बन रहे हैं तो आप औरों को भी बनाइए ना। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा ट्रैवलिंग का पैशन है ये आप सबको इंस्पायर करे। तो हमारे अगले एपिसोड में हम और आप मिलकर घूमेंगे अजंता की गुफाओं में। तब तक अपना ख्याल रखिए।